हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञान अभियान के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तीनों के जो लेक्चर्स हैं वो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो तीनों लेक्चर्स पढ़ लिया होगा। और अब मैं चैप्टर 4 जो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स उसको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, जैसे कि हमारा जो रिवाज है कि हम पहले देख लेते हैं चैप्टर का ओवरव्यू, क्या क्या पढ़ना है। तो हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। जब चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल, तो हम पहले यही जानेंगे ना कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। अब सेकेंड हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई आपको कोई एलिमेंट दे दिया, आपको ये कोई एलिमेंट दे दिया, कोई कंपाउंड दे दिया, तो उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई ये मेटल है कि नॉन मेटल है। उसके लिए आप कुछ बेसिस लोगे, है ना, कुछ उसके ऊपर लगाओगे, कुछ अपना थ्योरी लगाओगे, कुछ उसके प्रॉपर्टीज नोट करोगे, उसकी रिएक्शन करवाओगे, तब देखोगे कि भाई क्या क्या कॉमन आ रहा है और क्या क्या कॉमन नहीं आ रहा है। तो वो हम देखेंगे कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि फिजिकली देखने से, फिजिकली उसको टच करने से हमें क्या क्या पता चलता है, तो वो हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। दूसरा हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि केमिकली अगर हम उसे इसकी रिएक्शन करवाते हैं, मान लो हमने वाटर से उसकी रिएक्शन करवा दी किसी मेटल की, या किसी नॉन मेटल का हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो क्या रिजल्ट आता है, वो उसके हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ जो चीज मैंने यहाँ लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फोर्थ में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि चैप्टर 8 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो उसमें हम देखेंगे, और बहुत एक प्यारी सी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उसमें बहुत प्यारी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना बीच में, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि काफी आसान है, काफी सिंपल है। तो शुरू करते हैं आपका व्हाट आर नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स क्या होते हैं? जनरली मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस विच इज ओपेक, लस्टर्स, डक्टाइल, गुड कंडक्टर एंड सोनरस। ये जो डेफिनेशन है ये आपको चैप्टर के लास्ट होते होते तक आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें कई सारे टर्म्स लिखे हैं, जैसे कि लस्टर्स, जैसे कि डक्टाइल, जैसे कि सोनरस। तो इसका मतलब शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन अभी हम इसे चीज को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में डिस्कस करेंगे। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म एनायंस बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपसे कहीं पूछा नहीं जाएगा। और ये जो है ना, विच फॉर्म एनायंस बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक काफी थोड़ा आपके लिए शायद कॉम्प्लेक्स होगा, जिसको कि बताना मेरे को यहाँ पे मुश्किल होगा। तो अगर आप बोलोगे कि एनायंस, कैटायंस, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, ये सब क्या होते हैं, इसके ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो तो मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप नीचे कमेंट कर देना कि आपको अगर इस बारे में जानना है कि एनायन कैटायन क्या होता है, कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ये सब बारे में अगर आपको जानना हो नॉलेज के लिए, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो वैसे नॉन मेटल का कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पूछे जा सकते हैं जो कि हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अब शुरू करते हैं कि मेटल क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हम देखते हैं। मेलिएबिलिटी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है वो है मेलिएबिलिटी। तो एल्युमिनियम फॉइल देखा होगा सबने, जिसमें खाना लपेटते हैं, फूड रैप करते हैं। एल्युमिनियम फॉइल वो क्या होता है? एल्युमिनियम जो मेटल है उसका एक शीट होती है, एक पतली सी शीट होती है, उसकी पेपर जैसी शीट होती है। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम उसे बीट करके, मार मार करके शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होती है मेलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल by which they can be beaten into thin sheets is called malleability। ठीक है, पहला हो गया हमारा। सेकेंड, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच metals can be drawn into thin wires is called ductility। तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे कि हम मेटल के पतले पतले धागे जैसे वायर्स को बना सकते हैं। तो जो घर की जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी वायरिंग यूज होती है, उसको जब कट करके देखोगे बीच में से, तो उसमें क्या होगी, कोई मेटल जैसे एल्युमिनियम या कॉपर की थिन थिन वायर्स होंगी। तो ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है
जिसे कि हम उसे फिर मार मार के वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये होती है डक्टिलिटी। प्लास्टिक को हम ऐसा नहीं कर सकते। प्लास्टिक की एक कवरिंग बना सकते हैं। प्लास्टिक क्या एक नॉन मेटल है, उसकी एक कवरिंग बना सकते हैं हम, जिससे कि हमें शॉक ना लगे, लेकिन उसकी पतली वायर्स नहीं बना सकते जैसे कि हम मेटल्स की बना सकते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा सोनरस। तो मेटल्स जो हैं एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो आपने घंटियां देखी होंगी, टेम्पल्स में घंटियां होती हैं वो देखी होंगी, घर में छोटी छोटी घंटियां होती है वो देखी होगी। वो कभी भी प्लास्टिक की नहीं बनाई जाती है, किसी और नॉन मेटल की नहीं बनाई जाती। क्यों? क्योंकि उससे वो वैसी आवाज आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनमें है ही नहीं। यार किसी आदमी की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, मान लो किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो मैं या तुम उसको उतना अच्छा लिखने की कोशिश करोगे तो वैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो कर सकता है ना। हम सीख सकते हैं उसको, वो एक अलग चीज है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी नहीं है वैसी। तो वैसे ही जो नॉन मेटल्स है उनकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है कि वो ऐसा आवाज प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे कि मेटल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पे हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फोर्थ है हमारा लस्ट्रस। तो मेटल की जो एक और प्रॉपर्टी होती है कि मेटल को जब हम पॉलिश कर देते हैं ना, तो वो लाइट को काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, और उससे ज्यादा इससे काफी अच्छा शाइनिंग अपीयरेंस आता है। जो गोल्ड की ज्वेलरीज बनती है, जो सिल्वर की ज्वेलरीज बनती हैं, तो गोल्ड और सिल्वर क्या है? मेटल है। उसे हम पॉलिश करते हैं और उसके बाद काफी ज्यादा एक शाइनी अपीयरेंस आता है। कुछ और नॉन मेटल की बनाओगे, प्लास्टिक की बनाओगे तो वैसा नहीं बन सकता। ठीक है। आर्टिफिशियल जो बनता है वो भी मेटल का बनता है, तो कभी भी प्लास्टिक या और किसी वुड का नहीं बनाया जाता, उससे वो वैसा आएगा ही नहीं, है ना, अपीयरेंस वैसा आएगा ही नहीं। फिफ्थ हमारा गुड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर वो होते हैं जो किसी चीज को काफी अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सके। जैसे कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को मेटल क्या कर सकता है? काफी अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इसीलिए जो वायर्स बनाए जाते हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छे से क्रॉस होगी। और वैसे ही हीट के लिए जो बर्तन बनते हैं, जैसे जो बर्तन है, जैसे पैन हो गई, कढ़ाई हो गई, तो वो सब मेटल की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो काफी ज्यादा हीट को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। कंडक्ट यहाँ पे वर्ड यूज करना। मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट वेरी वेल। तो ये सारे पॉइंट्स को नोट्स में लिख लो। अभी जैसे कि बैठे हो, लेक्चर सुन रहे हो, तो वैसे ही कॉपी भी लिखो। कॉपी में लिखते रहो, जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करूँ साथ साथ में लिखते रहो। वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब वैसे ही नॉन मेटल्स। तो इन कॉन्ट्रास्ट मेटल्स मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। तो अभी जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जो मेटल्स है उनमें लस्ट्रस होता है, मतलब वो लस्ट्रस होते हैं, उनमें क्वालिटी होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की। लेकिन यहाँ पे जैसे नॉन मेटल्स है, जैसे कोल और सल्फर है, ये क्या होते हैं? डल होते हैं अपीयरेंस में। कोल क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है, सॉफ्ट होता है, डल होता है, सॉफ्ट होता है। मारोगे ऐसे तो एकदम पाउडर फॉर्म में टूट जाएंगे, छोटे छोटे उसके हिस्से बन जाएंगे। लेकिन किसी मेटल को मारो, किसी लोहे के पीस को मारो, तो वैसा नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मेटल की, कि जो मेटल होते हैं वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, काफी ज्यादा रिजिड होते हैं अपने स्ट्रक्चर में। तो ये पॉइंट नोट कर लो, मेटल्स आर वेरी हार्ड एंड रिजिड इन स्ट्रक्चर एंड नॉन मेटल्स इन कंपेरिजन आर नॉट हार्ड एंड रिजिड एज मेटल्स। ठीक है, ऐसे नोट कर लो। दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नॉन मेटल्स है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जो मेटल है वो गुड कंडक्टर हैं, जो नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर हैं। और ये सोनरस भी नहीं होते, इनसे वैसी रिंगिंग साउंड भी नहीं आती। ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट, मटेरियल्स, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। दो यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दे दिए थे, पहले कोल और सल्फर, और एग्जांपल्स हैं इसके ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। जैसे ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, जो भी मेटल नहीं है वो सब क्या है? नॉन मेटल है। मेटेलॉइड्स भी होते हैं। देखो मेटेलॉइड्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेटेलॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो थोड़ा मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करे। उसके बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना। ठीक है। तो नॉर्मली जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल्स होते हैं हमारे अराउंड। तो मेटल समझ गए, नॉन मेटल समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तुम साइंस पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होते हैं? कुछ एक्सेप्शंस जरूर मिलेंगे आपको। एक्सेप्शन क्या है? मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम और सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। मैंने अभी आपको एक लाइन बोली थी कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने स्ट्रक्चर में रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम जो है, ये दोनों एक्सेप्शन है।
ये दोनों इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उसे एक नाइफ से भी कट कर सकते हो। क्या है ये? एक्सेप्शन है। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी जो है ये भी एक तरह का मेटल है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल 32, 30, 36 डिग्री सेल्सियस पर ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एक तरह का इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं, मोस्टली जितने भी मेटल्स होते हैं, सारे सबका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, लेकिन मरकरी का काफी लो होता है। वो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है। सेकेंड है हमारा आयोडीन। आयोडीन जो है एक तरह का नॉन मेटल है, जो कि शाइनी अपीयरेंस दिखाता है, जो कि लस्ट्रस होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल में भी एक यहाँ पे आपको एक्सेप्शन याद रखना है। सेकेंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हमने ये समझ लिया कि मेटल क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया। सेकेंड, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेलिएबिलिटी, सोनरस, डक्टिलिटी सब देख लिया। अब हम थर्ड आए, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देखने। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट आते हैं। तो द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई व्हेन एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन is dissolved in water and tested the litmus turns blue। मैं मतलब समझाता हूँ आपको। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक तरह का मेटल है और इसका रिबन होता है। इस रिबन को जब हम बर्न करते हैं ना, तो काफी ज्यादा एक तेज लाइट आती है ना, काफी ज्यादा एक तेज फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हम ये मैग्नीशियम जो मेटल है इसे हम लेते हैं और इसे बर्न करते हैं, और इसको बर्न करने के बाद जो इसकी राख बचती है, जो ऐश बचती है, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। और डिसॉल्व करने के बाद हम लिटमस के मदद से इसे चेक करते हैं। लिटमस क्या होते हैं? दो तरह के लिटमस होते हैं, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो कोई भी सॉल्यूशन है ना, उसे हम रेड लिटमस और ब्लू लिटमस में हम चेक करते हैं। लिटमस पेपर होता है, ठीक है। तो जो रेड कलर का लिटमस पेपर होता है, उसको अगर हम सॉल्यूशन में डिप करें और अगर वो ब्लू हो जाता है, इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है सॉल्यूशन अपने नेचर में। और अगर इसका उल्टा होता है, अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है नेचर में। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन के ऐश को, जब मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया, बर्न किया, तो वो कहाँ बर्न हुआ? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ, है ना। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज बर्न तो हो नहीं सकता। इसका मतलब जो रिएक्शन हुआ वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके उसके ऐश को हम जब टेस्ट करते हैं, तो जो रेड लिटमस है वो ब्लू हो जाता है। इसका मतलब क्या? सो द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड है वो नेचर में बेसिक होता है, बेस होता है वो। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से हमें पता चला कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हम कराते हैं, तो जो गैस ऑब्टेन होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड, देखो सल्फर और ऑक्सीजन क्या है? दोनों जो है नॉन मेटल है, लेकिन हमें जो ऑक्सीजन जो नॉन मेटल है इस पे हमें बात पे फोकस नहीं करना, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। हमें ये देखना है कि जो सल्फर है वो नॉन मेटल है। यहाँ पे हमने मैग्नीशियम मेटल लिया था, हमने देखा कि भाई जो इसका ऑक्साइड है वो बेसिक होता है नेचर में। अब हमने लिया नॉन मेटल, तो नॉन मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, तो उसने गैस प्रोड्यूस किया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस का हम टेस्ट करते हैं, तो ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कलर दे देता है। इसका मतलब कि जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। जनरली जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पर जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, displacement reaction is a type of chemical reaction in which a more reactive metal replaces a less reactive metal, but less reactive metal cannot replace a more reactive metal। काफी ज्यादा लॉजिकल बात है, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ कि मान लो कि एक किसी केमिकल रिएक्शन में एक जो मेटल है वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। एक मेटल ज्यादा पावरफुल है और एक मेटल उसके कंपैरिजन में कम पावरफुल है।
तो जो ज्यादा पावरफुल वाला मेटल होगा वो कम पावरफुल वाले मेटल को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ही होगा। तो यही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक Zn का जब रिएक्शन होता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu कॉपर। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो जिंक से थोड़ा कम पावरफुल है और जिंक जो है वो ज्यादा पावरफुल है, मींस ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह पे आ गया। तो इसने क्या कर लिया, ZnSO4 फॉर्म कर लिया। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। तो उसके लिए हमारे पास ये सीरीज होती है जिसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम लिखा जाता है इस ऑर्डर में कि जो सबसे ऊपर हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो सबसे नीचे हैं वो सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये बात समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जिनमें एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाता है। लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल जो है, मान लो जैसे कि यहाँ कॉपर जो है जिंक से लेस रिएक्टिव मेटल है, तो वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। लॉजिकल बात है, सबको पता है। ठीक है, तो अब हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा काम में आता है कि रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि इसे याद कैसे करना है। तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, Zn का जिंक, आयरन का Fe, लेड का Pb, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag और गोल्ड का Au। ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी मेरी जो ट्रिक है वो काम करेगी। जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो तभी काम करेगा ट्रिक, जब आपको ये सब कुछ याद होगा। तो सबसे पहले तो ये आपको याद होना चाहिए कि किसका क्या सिंबल होता है। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक बार आपको सिंबल याद हो गए, अब आपको मान लो रिएक्टिविटी सीरीज लिखनी है। आपको कोई मान लो इक्वेशन दे दिया कि एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम क्लोराइड AlSO4 प्लस KCl। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आपको शो करना है। तो क्या होगा कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी, वो आपको लिखना पड़ेगा। पेपर में एक्टिविटी सीरीज दी हुई नहीं आएगी। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, एक गाना याद करना होगा। वो गाना क्या है, कटरीना कार मांगे ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों सिल्वर। ठीक है, उसके लिए के से कटरीना, एन से कटरीना, कार CA से कार, MG से मांगे, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों सिल्वर। इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। ठीक है, ये मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, सबसे लॉजिकल तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी से याद होता है। एक गाना है, कटरीना कार मांगे ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों सिल्वर। सिंपल, आपको ये गाना याद करना है और उसके बाद फिर एक्टिविटी सीरीज को लिख लेनी है। अब जैसे कि मान लो मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाया गया। तो यहाँ पे देखो जिंक यहाँ पर है और इसके नीचे होगा कॉपर। तो जो ज्यादा ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। अब वैसे ही मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एल्युमिनियम सल्फेट है और पोटेशियम क्लोराइड है KCl। तो KCl में से जो K होगा वो एल्युमिनियम सल्फेट के Al को रिप्लेस कर देगा। तो वो क्या बन जाएगा, KSO4 बन जाएगा। अब जो एल्युमिनियम जो है वो पोटेशियम की जगह ले लेगा, तो वो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। ऐसे जो होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। और ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये था एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो इसे आपको याद नहीं करना है। ठीक है, इसे आपको याद नहीं करना है, आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा, जैसे कि ये वाला सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लो आपको दिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। तो CaCO3 जो है वो क्या करेगा, और जब NaCl का रिएक्शन होगा तो Na जो सोडियम है वो क्या करेगा, कैल्शियम को रिप्लेस कर देगा। सॉरी NaCl छोड़ दो, सिर्फ Na है। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस Na, तो Na क्या करेगा, कैल्शियम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम। ठीक है, ये इसको लिख लेना एक बार। तो रिएक्टिविटी सीरीज भी याद हो गई, कटरीना कार मांगे ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों सिल्वर। ठीक है,
अब हमने ये चीज कवर कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें एक मोर रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है और लेस रिएक्टिव मेटल बाहर आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमारा जो है मेरे हिसाब से लास्ट टॉपिक होगा, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो नॉन मेटल है इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन मेटल थोड़ी है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। सेकेंड, नॉन मेटल्स आर यूज इन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर में नॉन मेटल्स यूज होते हैं और उन फर्टिलाइजर्स में जो नॉन मेटल्स यूज होते हैं उनका नाम मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, जिसका नाम था NPK। एक फर्टिलाइजर का नाम मैंने आपको बताया था। तो उसमें क्या है? नॉन मेटल्स हैं। थर्ड, नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। जो पानी को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस होता है, जैसे कि उसमें यूज होता है क्लोरीन। क्लोरीन की जो टैबलेट्स होती हैं वो वाटर को प्यूरिफाई करती है। तो क्लोरीन क्या है? एक तरह का नॉन मेटल है। फोर्थ है हमारा नॉन मेटल्स यूज इन पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपसे पूछा जाता है। फिफ्थ है हमारा नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स। नॉन मेटल जो है वो क्रैकर्स में भी यूज होता है। अच्छा, अब ये हो गए नॉन मेटल्स का यूज। सिंपल यूज है इनहेल ड्यूरिंग यूज्ड इन इनहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीथिंग, और सेकंड इन फर्टिलाइजर्स, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, इन एज एन मेडिसिन, एंटीसेप्टिक और यूज इन क्रैकर्स। ठीक है, अब मेटल्स का यूज है इन मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए, किचन के लिए। यूज्ड इन ज्वेलरी मेकिंग, जो ज्वेलरीज होती हैं, जो कॉइन्स होती हैं वो कॉइन्स बनाने के लिए। यूज्ड इन मशीन्स, मशीन्स बनाने के लिए। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर, जो वायर्स होती है उन्हें बनाने के लिए। और क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें मरकरी होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, तो उसके लिए भी ये यूज होता है। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो एंड हो चुका है। चैप्टर एंड हो चुका है। अब हम करने वाले एनसीईआरटी की बैक पेज एक्सरसाइज। तो फर्स्ट है फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। तो इसका आंसर होगा रिएक्टिव। जो फॉस्फोरस होता है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। सेकेंड है हमारा बी, मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आएगा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो यार, यहाँ पे हमने डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा था गुड कंडक्टर्स मेटल हैव द प्रॉपर्टी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल। तो यहाँ पे हमारा गुड आ गया और एक में हमारा इलेक्ट्रिसिटी आ गया। मैंने आपको बात समझाई थी। थर्ड है हमारा आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, आयरन जो है वो कॉपर से ऊपर है, और जो ऊपर होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। धीरे धीरे रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज से था ये क्वेश्चन। डी, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। ये भी मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे, बट मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब है हमारे ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ फर्स्ट है जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड। तो यार इसका आंसर होगा फॉल्स। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जनरली जो है नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते एसिड से। अब बी है हमारा सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। तो इसका आंसर होगा यस। जो पोटेशियम एंड सोडियम है वो पहले दो प्लेसेस को एक्वायर करता है जो कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल में आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कहाँ से था? रिएक्टिविटी सीरीज में था। सी, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर जिंक को सल्फेट, ये कह रहा है कि कॉपर जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। तो ऐसा क्या हो सकता है? रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कि जो कॉपर है वो जिंक से नीचे आता है, मतलब जिंक जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है। किसके कंपैरिजन में? जिंक के कंपेयर में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लेस रिएक्टिव मेटल एक मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये फॉल्स है। डी, कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो डक्टाइल होते हैं, उन्हें वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो मटेरियल्स लाइक कोल और सल्फर हैं ये नॉन मेटल्स हैं। तो कोल जब नॉन मेटल है तो उसके पास ये प्रॉपर्टी होगी ही नहीं डक्टिलिटी वाली, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। कोल को क्या कभी कोयले को देखा है कि उसकी तारें बनाएंगे? नहीं। तो इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर खत्म। और एनसीईआरटी के बैक पेज एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और जो बचे हैं वो भी कर लेना। जो भी मैंने पढ़ाया है उसी में से आए हैं सारे क्वेश्चन।
ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर हो गया हमारा खत्म। यहीं पे हमारा चैप्टर जो था खत्म हो गया था। ये तो एनसीईआरटी के बैक पेज एक्सरसाइज थी। एक बार खुद से भी एनसीईआरटी को पढ़ लेना, जो जो इम्पोर्टेंट लगे उसमें मार्क कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ लेक्चर 5 में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 5 क्लास 8 साइंस का। तब तक के लिए बाय।